हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शरण भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया है और सितंबर महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई का जो नंबर है वो 0.2% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आया है। वहीं जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 2.4% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ये जो 0.2% और 2.4% के नंबर्स थे, वहाँ जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 0.1% एंड 2.3% रेस्पेक्टिवली थी। तो जो नंबर्स है वो हायर देन एक्सपेक्टेशंस आए हैं और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे नेगेटिवली देखने को मिला है। स्टॉक मार्केट जो है वहाँ कल नेगेटिव ट्रेड होते हुए नजर आया था। मतलब इंडिया के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जब कल मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हमें देखने को मिली थी। सो इन्वेस्टर्स जो है, यूएस इन्वेस्टर्स जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे जाके फेडरल रिजर्व के एंड से एक और रेट कट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए दैट आर हायर देन एक्सपेक्टेशंस, तो इसी का एक यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है कि जो रेट कट है वो शायद ना हो या जो रेट कट का पेस है वो स्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा। ऐसा मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर हम पहले की मीटिंग के बात करें, जो जब से फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया था, तब कुछ मेंबर्स का ये स्टांस था कि सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स का ही रेट कट किया जाए। लेकिन फिर भी यूनानिमस डिसीजंस नहीं होने के कारण मेजॉरिटी डिसीजन 0.5% सॉरी 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट लिया गया था। लेकिन अभी इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो हायर आया है, तो शायद एमपीसी का जो स्टांस रहेगा वो थोड़ा सा कॉशियस होता हुआ नजर आएगा। एंड इसी के चलते कल स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है। ऑयल प्राइसेस जो है वो वापस से बढ़ते हुए नजर आए। आज जब मार्केट खुला तो लगभग 4% से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए। इसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, जो मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं इसराइल के रिगार्डिंग, एंड जो भी बाकी सारे इराक वगैरह की जो टेंशन्स चल रहे हैं, जो वॉर चल रही है, उसके वजह से भी ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए। दैट हैज बीन द रीजन कि ऑयल प्राइसेस में जो रिसेंट सर्ज हमें देखने को मिला है वो इसी कारण के वजह से है। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे देखने को मिली है, दैट इज जो फ्लोरिडा में हरिकेन आया है, हरिकेन मिल्टन। उन्होंने इस हरिकेन के वजह से भी यहाँ पे सप्लाई में डिस्टरप्शंस देखने को मिले हैं। एंड इसके कारण भी ऑयल प्राइसेस में एक सर्ज देखने को मिला है। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया, ये जो रीजन है, इकोनॉमिक रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पे ग्रोथ फोरकास्ट को इंक्रीज किया है। 6% का जो ग्रोथ फोरकास्ट था वो 6.4% पे लाया गया है। एंड साउथ एशिया में सबसे बड़े अगर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, दैट इज हमारी जो कंट्री है इंडिया। सो इंडिया का ग्रोथ जो है FY 25 के लिए, जो वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि जो उनका अर्लियर एस्टिमेट था 6.6% का, दैट हैज नाउ इंक्रीज टू 7%। इसके साथ साथ साउथ एशिया का जो आगे आने वाले 2 साल है, यानी कि 2025 एंड 2026, इन दोनों ही सालों में 6.2% का ग्रोथ यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया है। तो इंडिया की सेंट्रल बैंक की भी बात अगर हम करें तो जीडीपी फोरकास्ट का जो नंबर आया है 7.2% पे, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन सेंट्रल बैंक ने ये फोरकास्ट रखा है फॉर FY 25। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो इनफ्लोज आए हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, दैट वर अराउंड 34,419 करोड़। ये जो नंबर है पिछले महीने से यानी कि अगस्त के नंबर से 10% डिक्लाइन जताता हुआ नजर आया है। ये 43rd कॉन्जिक्यूटिव मंथ रहा है जब नेट इनफ्लोज आए हैं इक्विटी फंड्स में, यानी कि इक्विटी फंड्स में आउटफ्लो अभी तक के देखने को नहीं मिला है ऑन एन नेट बेसिस। अगर हम
ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो एक आउटफ्लो देखने को मिला है 71,000 का। सो ये बेसिकली ड्रिवन था बिकॉज ऑफ आउटफ्लो फ्रॉम द डेट फंड्स दैट हैव बीन टेकन प्लेस। सो इक्विटी फंड्स की अगर हम बात करें तो सितंबर महीने में 34,000 का फंड इनफ्लो देखने को मिला। वहीं इसके पहले यानी कि अगस्त के महीने में 38,000 का इनफ्लो देखने को मिला था, और जुलाई के महीने में 37,000 का इनफ्लो देखने को मिला था। तो उस हिसाब से जो सितंबर का इनफ्लो है वो ऑन अ लोअर साइड हमें देखने को मिला है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 1.78 लाख करोड़ रुपीस का डिसबर्समेंट किया है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो टिपिकली जो इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को आता है उसका कुछ पार्ट टैक्स डिवॉल्यूशन के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को 14 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में देता है। सो जनरली हर महीने के एक इंस्टॉलमेंट होती है, और मार्च के महीने में 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट की ओर। 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से 41% का जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जाना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन इस साल वो जो नंबर है वो सिर्फ 32.5% पे रहा है। लेकिन ये बारी जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रीपे किया गया है एक इंस्टॉलमेंट। सो एक इंस्टॉलमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट को 2 इंस्टॉलमेंट्स दी जा रही है। ऐसा हम ऑन अ ब्रॉडर बेसिस यहाँ पे समझ सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इन्फ्लोज जहाँ पे गए हैं दैट इज उत्तर प्रदेश, जिन्हें जिस स्टेट को 31,000 करोड़ का डिवॉल्यूशन किया गया है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का यहाँ पे इंसेंटिव यहाँ पे दिया गया है, टैक्स डिवॉल्यूशन यहाँ पे इस स्टेट को हुआ है। एंड उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे अगेन 13,404 करोड़ का टैक्स डिवॉल्यूशन देखने को मिला है। सो ये जो डिवॉल्यूशन है जो बेसिकली 89,000 करोड़ का जो डिवॉल्यूशन होना था वो डबल होके 178,000 करोड़ पे आ चुका है। सो इसका रीजन ये है कि जो फेस्टिव डिमांड आने वाला है तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज चलनी चाहिए, एंड ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए ही स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द डिफेंस सेक्टर। जो कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी है सीसीएस, इन्होंने कल 80,000 करोड़ के डील्स को क्लियरेंस दिया है। सो यहाँ पे मल्टीपल डील्स है, जिसमें से एक डील है यूएसए से 31 ड्रोन्स खरीदने की। इसके अलावा 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने की बात भी यहाँ पे सीसीएस ने क्लियर किया है। सो जो विशाखापट्टनम का शिप बिल्डिंग सेंटर है वहाँ पे अराउंड 45,000 करोड़ की लागत के साथ 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाए जाएंगे। और ऐसे कई सारे और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी है जिनकी कुल वैल्यू 80,000 करोड़ की है, जो डिफेंस सेक्टर में या इनके ऑर्डर्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। एंड इसी के चलते जो भी डिफेंस स्टॉक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टॉक्स कल लगभग 4% से अप थे। सो यहाँ पे इसके साथ साथ एल जो कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, सो ये भी सबमरीन के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें एक मेजर भूमिका निभाती हुई नजर आएगी, ऐसा माना जा रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर की एक न्यूज है। सो इंडियन गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लगभग $350 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी बाय 2030। एंड इसके लिए 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। सो 90,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो पीएम मित्र पार्क यानी कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, और इसके साथ साथ कुछ पीएलआई स्कीम्स भी यहाँ पे एलोकेट की गई है। सो ये जो सारे इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर को, और खास करके जो एक्सपोर्ट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज है, एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ आनी चाहिए उसको उसे टैप करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है। बांग्लादेश एक मेजर प्लेयर रहा है टेक्सटाइल में शुरू से ही, एंड वहां से इंडिया में मार्केट शेयर हमें एक गेन करने का
एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक ग्लोबल इंडस्ट्री में, ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया का एक प्रेजेंस बनाना और इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ाना है। यही थॉट्स इंडियन गवर्नमेंट के हैं और इसी के साथ इसी के लिए वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फोकस्ड अप्रोच रख रही है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से वाया पीएलआई एंड पीएम मित्र पार्क्स के थ्रू किए जाने वाले हैं। रिजल्ट सीजन आ गया है और टीसीएस ने अपना रिजल्ट कल अनाउंस किया है। सो आईटी स्टॉक्स के लिए ये एक नेगेटिव क्यू रहेगा, बिकॉज क्यू क्यू ग्रोथ जो है रेवेन्यू नेट प्रॉफिट में इस कंपनी की वो नेगेटिव रही थी। 1.1% का डिक्लाइन नेट प्रॉफिट में देखने को मिला था। इसी से आईटी सेक्टर के क्यूज भी आते हैं, बिकॉज पहले पहले जो रिजल्ट्स आते हैं पूरे इंडस्ट्री में वही एक्सपेक्टेशंस मानी जाती इनिशियली। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 64,000 करोड़ पर आ चुका है। लगभग 2% का ग्रोथ यहाँ पे सिक्वेंशियली हमें देखने को मिला है। मार्जिन्स जो है वो भी हमें ऑपरेटिंग मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो वो 24.7% से गिरकर 24.1% पर आते हुए नजर आए हैं। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो 18.5% पर देखने को मिले हैं। टीसीएस ने लगभग 5,726 एम्प्लॉयज नेट ऐड किए हैं। सो ये इन लाइन है विद द नंबर्स दैट वी वर सीइंग। जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा आ रहा था या जो जॉब स्पीक्स का डेटा आ रहा था तो आईटी हायरिंग में ग्रोथ देखने को मिली थी, और वही चीज टीसीएस के नंबर्स भी दर्शा रहे हैं। टीसीएस के लिए सबसे अच्छी जो ज्योग्राफी परफॉर्म करी थी वो है इंडियन रीजन। सो बेसिकली बीएसएनएल के द्वारा एक बड़ा डील यहाँ पे किया गया था इस क्वार्टर में, जिसके चलते 95% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है इंडियन रीजन में। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें जो सबसे बड़ा रीजन होता है, वो 2.1% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है ऑन अ कांस्टेंट करेंसी बेसिस। वहीं यूके की बात करें तो वो 4.6% की ग्रोथ देखने को मिली यूके रीजन में। वहीं कॉन्टिनेंटल यूरोप की बात करें तो 1.8% का ग्रोथ यहाँ पे इस ज्योग्राफिकल रीजन में देखने को मिला था। टाटा एलेक्सी ने भी अपने Q2 रिजल्ट्स दिए हैं। लगभग 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है इन द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इसके साथ जो कंपनी का रेवेन्यू है वो अराउंड 8% से बढ़ा है। सो कंपनी का जो ट्रांसपोर्टेशन यूनिट है जहां से इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है वो लगभग 16% से ग्रो किया है, लेकिन बाकी सेगमेंट्स में थोड़ा सा ग्रोथ का पेस जो है वो ऑन अ लोअर साइड देखने को मिला है। जो क्यू क्यू पैड ग्रोथ है वो अराउंड 25% पर आई थी। इसका एक मुख्य कारण ये है कि कंपनी को कुछ आर एन डी रिलेटेड इंसेंटिव्स और टैक्स क्रेडिट्स मिले हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो इसी वजह से कंपनी का ग्रोथ जो है प्रॉफिट का ऑन अ क्यू क्यू बेसिस वो ऑन अ हायर साइड देखने को मिला है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के Q2 अपडेट्स भी आ चुके हैं। डिसबर्समेंट्स जो है इस कंपनी के वो 19% से डिक्लाइन होते हुए नजर आए हैं। ऑलमोस्ट 4,004 करोड़ के डिसबर्समेंट्स यहाँ पे Q2 FY25 में देखने को मिले हैं, जो कि लास्ट Q2 यानी कि Q2 FY24 में 4,966 करोड़ पे थे। क्यू की अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है लगभग 11% का। ये जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है, ये यहाँ पे एमएफआई वाली इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक स्लो डाउन देखने को मिला है। कई सारे मैक्रो नंबर्स जो आए हैं वो भी यही दर्शा रहे थे कि यहाँ पे जो एनपीएज है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, और जो लेंडर्स है इन्होंने एक कॉशियस स्टांस लेते हुए लेंडर्स का देखने को मिला है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का जो PAR 30 ये जो रेशियो है, बेसिकली जो पोर्टफोलियो एट रिस्क ओवर 30 डेज ये दर्शाता है, वो भी बढ़ा है लगभग 3.3% पर Q2 में। यहाँ पे ये नंबर देखने को मिला है, जो कि Q1 में सिर्फ 1.8% पे हुआ करता था। यानी कि कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट होता हुआ नजर आया है, विच इज इन लाइन विद द ओवरऑल एमएफआई इंडस्ट्री। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 12% से बढ़ा है। सो लगभग 25,000 करोड़ का एयूएम क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का यहाँ पे हो चुका है।
इसी के साथ साथ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो इम्प्रूव हुआ है 26.4% पे एज कंपेयर टू 25.2% इन Q1 FY 2025। इरेडा के भी Q2 नंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं। कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 51.9% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने बताया है। लगभग 547 करोड़ का एनआईआई यहाँ पे देखने को मिला है इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू 360 करोड़ इन द सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 36% से ग्रो होकर 387 करोड़ पर आ चुके हैं। कंपनी का जो एनपीए रेशियो है, ग्रॉस एनपीए रेशियो, वो अनचेंज रहा है 2.19% पर स्टेबल देखने को मिला है। लेकिन जो नेट एनपीए है, एनएनपीए जो है वो इंक्रीज हुआ है टू 1.04%। सो लास्ट बेस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 0.95% पर एनपीए के नेट एनपीए के नंबर हमें देखने को मिले थे। डिसबर्समेंट की बात करें तो 56% का ग्रोथ डिसबर्समेंट्स के एंड पर हमें देखने को मिला है। लगभग 9,787 करोड़ के डिसबर्समेंट इस क्वार्टर में देखने को मिले थे। इसी के साथ जो इस कंपनी का लोन बुक है वो 64,500 करोड़ के पास के आसपास आ चुका है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस करेंट फाइनेंशियल ईयर। एक नेगेटिव एस्पेक्ट अगर हम देखें तो रिटेल शेयर होल्डर्स का जो स्टेक है इस कंपनी में वो बढ़ता हुआ नजर आया है। लगभग 19.88% ऑफ द टोटल कंपनी इज हेल्ड बाय द रिटेल शेयर होल्डर्स, जो कि जून क्वार्टर में लगभग 18.59% पे थे। यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स जो है वो एग्जिट लेते हुए नजर आए हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में वो देखने को मिला है। तो ये जो शिफ्ट होता है वो कभी भी हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक नेगेटिव साइन देखते हैं व्हेन एफआईआईज एंड डीआईज एग्जिट द कंपनीज व्हाइल द रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट्स में बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।